हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अहिल्याबाई कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 जो है पाठ 1 है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में आंसर बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, पाठ का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं ऑब्जेक्टिव से लेकर के 2 अंक और 3 अंक और 4 अंक का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब से एनसीईआरटी पैटर्न आया है तो जो क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं और उनका आंसर बताने वाला हूं, आप किसी भी साल का आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया होगा। तो अभी छमाही का पेपर है, फिर प्री बोर्ड है और फिर इसके बाद वार्षिक है। यदि वार्षिक में आपको टॉप करना है क्लास के अंदर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बताए गए निर्देश के अनुसार आप अपना तैयारी करने में लग जाएं। तो चलते हैं हम आप क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्लूप्रिंट के अनुसार 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जो है तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें एलपीजी दहन हो जाएगा। फिर दोस्तों वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रश्न पढ़ के और डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो दोस्तों वह ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। फिर इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है, तो बर्फ का पिघलना एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है। फिर इसके बाद है दोस्तों चौथा प्रश्न है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो पदार्थ बनता है एक नया उत्पाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। फिर 5वां नंबर का क्वेश्चन है, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि उसमें विकृत गंधिका पाई जाती है। फिर 6Fe2O3 + 2Al ये अभिकारक हुए और उत्पाद में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो दोस्तों ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, तो ये दोस्तों विस्थापन अपक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया। फिर इसके बाद है दोस्तों, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है, तो दोस्तों सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया। फिर 8वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो आकार में जो परिवर्तन होता है, द नंबर ऑप्शन द राइट आंसर, आकार में परिवर्तन ही एक रासायनिक अपक्रिया की विशेषता नहीं है। फिर इसके बाद है दोस्तों 9वां क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार की होती है, तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौह उत्पन्न होती है, यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है, तो दोस्तों ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। फिर 2nd नंबर का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो पहला नंबर है दोस्तों रिक्त स्थान में कि वे अपक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। फिर वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है दोस्तों वह आयनिक अपक्रियाएं कहलाती है। फिर तीसरा नंबर का है, किसी रासायनिक अपक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण जो होता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर चौथा नंबर है दोस्तों, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उसमें पेंट किया जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें पेंट किया जाता है। और ऐसी अपक्रिया जिसमें केवल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो वह वियोजन अपक्रिया कहलाता है। फिर इसके बाद है दोस्तों एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में उत्तर के लिए है कि पहला नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है, तो वह हाइड्रोजन है दोस्तों। फिर H2 का योग और O2 का योग का होश क्या कहलाता है, तो अपचयन अपक्रिया है। प्रश्न तीसरा है दोस्तों, देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला क्यों पड़ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा तो आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं, हम अगला वीडियो जब भी लाएंगे तो उसमें सुधार किया जाएगा। अभी आपके पास केवल 2 मंथ का समय है, आप हमारे चैनल में जुड़कर सभी विषय का आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको यदि सभी विषय की जानकारी चाहिए, ये सभी विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें। फिर इसके बाद है सत्य असत्य चुनिए। तो पहला नंबर है दोस्तों कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मशोषी अपक्रिया है। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। जो पदार्थ ऑक्सीकृत, दूसरा है जो पदार्थ ऑक्सीकृत यानी उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक या उपाचायक कहलाते हैं, उपचायक कहलाते हैं। तो ये भी असत्य है दोस्तों। फिर श्वसन ऊष्मक्षेपी अपक्रिया है, ये भी सत्य है। लोहे में जंग लगना भौतिक क्रिया है, ये बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद ले चलते हैं हम आपको सही जोड़ी में। दोस्तों सही जोड़ी है कि ऊष्मा के द्वारा जो अपघटन होता है वो ऊष्मीय अपघटन कहलाता है, द नंबर। फिर इसके बाद प्रकाश द्वारा जो अपघटन होता है वो प्रकाशीय अपघटन होता है, स नंबर, और इसका द नंबर होगा। विद्युत के द्वारा जो अपघटन होता है वो विद्युत अपघटन कहलाता है। ऊष्मा का अवशोषण जो होता है दोस्तों, तो इसका ऊष्मशोषी अपक्रिया होता है, जो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है वो ऊष्मक्षेपी अपक्रिया होता है। फिर मैं आपको 2 अंक के भी क्वेश्चन दिखा दूं। 2 अंक का क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन के जो ऊपर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। तो दोस्तों जो मैग्नीशियम रिबन होते हैं उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए इस वायु में जलाने से पूर्व इसे साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अपक्रिया है। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अपक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, अतः इसे ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। प्रश्न तीसरा है दोस्तों, अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अपक्रिया, जब 2 क्रिया कारकों के विलयन आपस में अपक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस के कण अपेक्षित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। और इसका रासायनिक समीकरण की भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों प्रश्न चौथा है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल व वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु व ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंध हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। फिर इसके बाद है दोस्तों 5वां क्वेश्चन है कि संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों संयोजन अपक्रिया जो है वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अपक्रियाएं कहलाती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों 6वां क्वेश्चन है, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। रेडॉक्स अपक्रिया, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक अपक्रिया का उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन होता है, यानी एक अपक्रिया का उपचयन होगा और एक का अपचयन होगा, तो रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती है। तो Fe2O3 और CO3CO से 2Fe और 3CO2 बनेगा। फिर दोस्तों 7वां क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उनको पेंट करते हैं, जिससे कि नमी के संपर्क में न आए। फिर इसके बाद है दोस्तों 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है
इसलिए इसे सुरक्षित रखने व आकस्मिक आग को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील धातु है और ये स्वतः जलने लगती है, इसलिए इसे सुरक्षित एवं आग से रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। फिर इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्यों? तो दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली हो जाती है, अतः इसे रोकने हेतु दवाओं की बोतल रंगीन रखते हैं। फिर दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अपक्रिया, जिस अपक्रिया में वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस अपक्रिया में एक जटिल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर और सल्फेट बना। फिर दोस्तों 3 अंक के क्वेश्चन है, 3 अंक के क्वेश्चन है, क्या होता है जबकि जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि विलयन का रंग उड़ जाता है। यदि जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग उड़ जाता है, क्योंकि जिंक कॉपर का विस्थापन करके रंगहीन जिंक सल्फेट विलयन बनाता है। जैसे देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट है तो जिंक सल्फेट और 3H2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। एल्यूमिनियम अम्ल से क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का रंगहीन विलयन बनाती है। जैसे एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक हो गया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा और 3H2 हो जाएगा। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिल्वर धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई भी अपक्रिया नहीं होता है। जब सिल्वर धातु का एक टुकड़ा जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इससे कोई भी अपक्रिया नहीं होगा, ये आपको याद रखना। फिर इसके बाद है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए जल्दी अगले पार्ट में मैं 3 नंबर के जो भी क्वेश्चन है उनको पुनः रिपीट करूंगा और 4 नंबर के क्वेश्चनों को भी रिपीट करूंगा। मेरे पास सभी चैप्टर का PDF है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप SMS करें तो इन सभी क्वेश्चनों का आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे बनेगा और हाइड्रोजन जो है फिर दोस्तों इसके बाद है दूसरा नंबर है 2 नंबर कि एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के में डाला जाता है। यानी एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का रंगहीन विलयन बनाती है। तो ये रासायनिक समीकरण देख लीजिए कि एल्यूमिनियम है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और तो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2। फिर दोस्तों तीसरा नंबर है सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। यानी सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। तो इसका आंसर होगा सिल्वर धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई भी अपक्रिया नहीं होता है। दोस्तों जब सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई भी अपक्रिया नहीं होता है। फिर इसके बाद चलते हैं प्रश्न दूसरे में। दोस्तों जो प्रश्न दूसरा है कि क्या विस्थापन अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया भी हो सकती है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि विस्थापन अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया भी हो सकती है। जो विस्थापन अपक्रिया है वो रेडॉक्स अपक्रिया भी हो सकती है।
जैसे कॉपर ऑक्साइड जो है गर्म करके उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, यानी कॉपर ऑक्साइड गर्म करके उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसकी सतह भूरे रंग की हो जाती है। तो कॉपर ऑक्साइड और H2 का जब क्रिया कराएंगे तो कॉपर और जल का निर्माण होगा। इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है और H2 में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो क्रमशः अपचयन और उपचयन होता है, अतः यह रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी लोहे का कील है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसको भी विस्तार से देखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है, कि लोहे का जो कील होता है कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। फिर इसके बाद है दोस्तों चौथा नंबर है कि आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं, समझाइए। कि आलू के जो चिप्स होते हैं निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं, समझाइए। तो आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं, जिससे चिप्स का उपचयन ना हो सके, इसलिए आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से भरते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण के संतुलन को करना आवश्यक है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। जैसे कॉपर सल्फेट का हम आयरन के साथ क्रिया कराएंगे तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बनेगा। फिर इसके बाद है दोस्तों छठवां नंबर का क्वेश्चन है कि विकृत गंधिका किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो तेल व वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंध हो जाते हैं, इसे ही विकृत गंधिका कहते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। फिर इसके बाद आ गया 4 नंबर के प्रश्न दोस्तों, जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4 नंबर के प्रश्न आया, इसका पहला नंबर है निम्न कथनों के रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो दोस्तों ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए पहला नंबर दिया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसका ये देख लीजिए पहला नंबर कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से संयोग होता है तो अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर है दोस्तों कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वायु में दहन होने पर, गैस की वायु में यानी ऑक्सीजन में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। बेरियम और तीसरा नंबर है दोस्तों, तीसरा नंबर है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप होता है। तो ये देखिए तीसरा नंबर का रासायनिक समीकरण दिया और इसको संतुलित भी किया गया है।
फिर इसके बाद चौथा नंबर है दोस्तों कि पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसका भी ये आंसर है द नंबर का। फिर इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न 2 में। तो दोस्तों प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो पेट्रोल का वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन हुआ, एलपीजी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, ठोस अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। दोस्तों जो ठोस अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होता है वो भौतिक परिवर्तन है, और किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना यह भौतिक परिवर्तन है। फिर इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी और कौन सा ऊष्माशोषी है। तो पहला नंबर है दोस्तों प्रश्न जो है फेरस सल्फेट का अपघटन। तो फेरस सल्फेट का जो अपघटन होता है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि गर्म करने पर अपघटन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो दोस्तों ये सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि जल मिलाने पर विलयन गर्म हो जाता है, जल मिलाने पर विलयन गर्म हो जाता है। फिर इसके बाद है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना यह भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना यह भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। फिर इसके बाद दोस्तों इसके बाद द नंबर देखिए, अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलना। अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना। तो दोस्तों यह भी ऊष्माशोषी अपक्रिया है। ये कौन सी अपक्रिया है? ऊष्माशोषी अपक्रिया है। फिर इसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर की दृष्टि से, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो प्रश्न चौथा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी जो अपक्रिया होते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जिस रासायनिक अपक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। जैसे मेथेन और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। फिर ऊष्माशोषी जो अपक्रिया है दोस्तों, ऊष्माशोषी अपक्रिया जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा निकलती है वह ऊष्माक्षेपी कहलाती है, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तो वह ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए इसका भी समीकरण दिया गया है उदाहरण के रूप में। फिर दोस्तों इसके बाद है प्रश्न पाँचवा। प्रश्न पाँचवा है कि संक्षारण को परिभाषित कीजिए, संक्षारण के बचाव के 2 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों जब कोई, पाँचवा क्वेश्चन है, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देख ले, लोहे में जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना, और चांदी की सतह पर काली पड़ना। फिर इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद है विस्थापन एवं द्विविस्थापन। ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट दोस्तों, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो दोस्तों विस्थापन अपक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, जबकि द्विविस्थापन अपक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों विस्थापन अपक्रिया क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण करते हैं, जबकि द्विविस्थापन अपक्रिया में अभिकारकों के बीच जो होता है आयनों का आदान प्रदान होता है। फिर समीकरण देखिए, विस्थापन अपक्रिया है कि आयरन है, कॉपर सल्फेट है, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बनेगा। द्विविस्थापन अपक्रिया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा।
दोस्तों यहाँ से पाठ 1 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जल्दी हम मिलेंगे चैप्टर 2 में। अध्याय 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज के लिए धन्यवाद।